जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग फ़ाइनेंस कर रहे हैं जी, रिवीजन क्लास हमारी जो क्रैश कोर्स है उसके अंदर हम लोगों ने अभी तक सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एनुइटीज़ देख ली हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एनुइटीज़ के जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे जो मैंने सेलेक्ट किए हुए थे कि मैं आपको करवाऊंगा, वो भी हमने तकरीबन कर लिए हैं सारे, ठीक है। और आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो भी आप ले आइएगा। कल भी हमने फाइनेंस ही करना है तो कल भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही होंगे, तो आपके सारे क्वेश्चंस जो है वो हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। आज हम एप्लीकेशन ऑफ एन्युटी या परपेचुटी, इसकी जो एप्लीकेशन है इसके बारे में बात करने लगे हैं कि फ़ाइनेंस को हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। फ़ाइनेंस की वैसे तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जहाँ पे भी बिज़नेस के जो कैश फ्लोज इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे हम फाइनेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक बड़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन इस चीज़ की भी है कि एक जो बिज़नेस होता है, उस बिज़नेस ने जब कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है तो उसको कैश चाहिए होता है कहीं ना कहीं से। कैश कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कैश लेने और देने के अंदर फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स बिज़नेस के बहुत सारे प्रिंसिपल्स को गाइड करते हैं, बिज़नेस के बहुत सारे प्रिंसिपल्स को डेवलप करके देते हैं कि यार बिज़नेस जो है उसको इन फाइनेंस के रूल्स को सामने रखते हुए इस तरह से डिसीजंस लेने चाहिए, ठीक है जी। कैश फ्लोज की मैनेजमेंट हमेशा से एक बड़ा आप लोगों के लिए चैलेंज भी रहा है और एक बड़ा कॉन्सेप्ट रहा है कि जिसको हम लोग पढ़ते हुए मैनेज करते हैं कि यार कैश फ्लोज को मैनेज कैसे करना है। कैश फ्लो से क्या मुराद होती है, एक बिज़नेस के पास कैश कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। यही वजह है, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जब किसी से को पैसे लेने होते हैं तो उसको जितनी जल्दी हो सके रिसीव कर लेना चाहिए, ठीक है जी। एक बिज़नेस के लिए ये रूल है कि जितना जल्दी हो सके वो बिज़नेस कैश जो है ना वो रिसीव कर ले। और बिज़नेस के लिए एक रूल ये भी होता है कि अगर किसी को देने हैं तो जितना लेट हो सकता है उसको कैश दें, ताकि उतनी देर तक वो कैश आप अपने बिजनेसेस में इस्तेमाल करें। तो फाइनेंस के बहुत सारे डिसीजंस जो होते हैं वो कैश फ्लोज की मैनेजमेंट के ऊपर होते हैं। इसीलिए ये जो आपका सब्जेक्ट है ना, जिसको हम पहले बिजनेस इनसाइट एनालिसिस आप कहना शुरू करें, पहले हम इसे मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस कहा करते थे। फिर आपका फाइनल में एक पेपर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, BFD, ठीक है जी, बिजनेस फाइनेंस डिसीजन, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल डिसीजंस, स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजंस। ये सारे डिसीजंस जो हैं ये कैश फ्लोज को मेंटेन करने की के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं कि एक बिजनेस जिसने अपना कैश मेंटेन कर लिया है ना, एक बिजनेस जिसने अपने रिसोर्सेज को मेंटेन कर लिया है, आप समझें कि उस बिजनेस ने अपने आप को अच्छे तरीके से मेंटेन कर लिया, बेनिफिट हासिल कर लिए। तो कैश फ्लोज का ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी, परपेचुटी, ये बिजनेस की कैश फ्लोज की मैनेजमेंट में बहुत आगे तक जाता है। बल्कि इसमें तो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस होती हैं, ठीक है जी। CFA जैसे होता है, आपको जो फाइनेंशियल ऑफिसर होता है ना जी किसी भी बिजनेस का, किसी भी इदारे का, वो कैश फ्लो को मैनेज करने के हवाले से ही आपकी हेल्प करता है। अभी रिसेंटली एक वीडियो आतिफ साहब की बड़ी मशहूर है कि जी अकाउंटिंग और फाइनेंस में क्या डिफरेंस है। तो फाइनेंस में कैश की मैनेजमेंट होती है जो कि एक सेपरेट, अकाउंटिंग से एक डिफरेंट चीज़ है। तो इंशाल्लाह आपको ये इसमें दिखाएंगे। आपने मैनेजरियल अकाउंटिंग जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि पहले इसमें QM होता है, फिर उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, फिर उसके बाद BI बिजनेस इनसाइड एनालिसिस होता है, फिर BFD होता है। इन सारों में आप, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपका फैक्टर रहेगा कि कैश की मैनेजमेंट कैसे करनी। इवन इससे जो अगला पेपर है बिजनेस इनसाइड एनालिसिस, उसके अंदर बहुत बड़ा सेक्शन इस चीज़ का है कि आप सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को कैसे मैनेज करते हैं। वो सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आपकी कैश नीड और आपकी कैश के सोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो कैश जो होगा वही पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तो मरती है भाई, क्यों ना मरे, पैसे पे ही तो से सारा कुछ होता है, ठीक है। तो आगे से उसने ये नहीं कहा, लेकिन उसको क्या देना चाहिए था कि सारा कुछ पैसे से ही आता है। अच्छा, यहाँ पे इसमें एक आपके लिए एक टॉपिक है विच इज़ कॉल्ड बिजनेस का कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से क्या मुराद है? ये वैसे तो आपका बिजनेस इनसाइड एनालिसिस जो आपका अगला पेपर है कैफ का, कैफ 7, उसका पेपर, उसका ये टॉपिक है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो सबसे पहले यही वाला टॉपिक हम शुरू करेंगे, लेकिन उसकी कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे भी पढ़ेंगे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से मुराद ये है कि एक बिजनेस जो है वो कोई काम करना चाहता है, वो कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहता है, तो क्या वो प्रोजेक्ट वो लगाए या ना लगाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि वो प्रोजेक्ट जो है वो उसके लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, तभी वो प्रोजेक्ट लगाएगा। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। मैं कहता हूँ कि एक बिजनेस एक प्रोजेक्ट लगाना चाहता है, ऑलरेडी वो कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जैसे कि हमारा इदारा है SBI, हम एक बिज़नेस चला रहे हैं, हमने एक और प्रोजेक्ट लगाना है, एक और बिज़नेस करना है, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट X। इसको चलाने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो होगी
वो है फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए। एक बिजनेस है, उसको शुरू करने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट मुझे 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये हमारा कैश आउटफ्लो होता है और कैश फ्लोज के एनालिसिस के अंदर आउटफ्लोज को नेगेटिव करके दिखाया जाता है। ठीक है जी। फर्ज करें कि ईयर 1 के ऊपर हमें उस बिजनेस से जो कैश इनफ्लो होगा उसके सारी सेल्स में से सारी कॉस्टें निकाल के सारे खर्चे निकाल के हमें जो उससे बचेगा वो ईयर 1 के अंदर बचेगा 1 लाख रुपया, ईयर 2 के अंदर बचेगा 3 लाख रुपए, ईयर 3 के अंदर हमें उससे बचेंगे 2 लाख रुपए। ठीक है जी। बस अभी इतना ही 3 सालों की कैलकुलेशंस करते हैं। तो हमें इस बिजनेस से जिसको 5 लाख रुपए लगा के हमने काम करना शुरू किया, उस बिजनेस से हमें टोटल 3 लाख रुपए, 3 और 3 6 लाख रुपए हमें इस बिजनेस से मिल गए। ठीक हो गया जी। तो देखने में ये लग रहा है कि ये बिजनेस तो है बड़ा यूजफुल, 5 लाख लगाते हैं, 6 लाख हम टोटल इस बिजनेस से कमा लेते हैं। 6 लाख के बाद वट उसका जो भी सेटअप है वो सारा ख़त्म हो गया। आखिर में हमने उसकी चीज़ें बेची और हमें आखिर में जो 2 लाख रुपए मिले उसमें सारी चीज़ें शामिल थी। बिजनेस एंड करने के बाद हमें टोटल 6 लाख रुपए का रेवेन्यू इसमें से हासिल हुआ। तो जनाब ये बात तो ठीक है, दिखने में सही लग रही है कि यार एक बिजनेस के ऊपर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, टोटल उसने अपनी 3 साल की टोटल यूजफुल लाइफ में हमें 6 लाख रुपए कमा के दे दिए। लेकिन एक मिनट, ये क्या हुआ? ये 5 लाख रुपए तो हमें लग रहे हैं आज लगाने पड़ेंगे। ये 1 लाख रुपए हमें 1 साल के बाद मिल रहा है, 3 लाख रुपए हमें 2 साल के बाद मिल रहे हैं और 2 लाख रुपए हमें और उसके भी बाद मिल रहे हैं। ठीक है जी, 3 साल के बाद। तो क्या आज से 3 साल के बाद 2 लाख रुपए जो मिल रहे हैं, आज उनकी वैल्यू 2 लाख रुपए ही है? आज तो उनकी वैल्यू कम है। ठीक है जी। तो हम लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर ये सोचते हैं कि यार ये जो बिजनेस है ये दिखने में तो हमें लग रहा है कि ये बेनिफिशियल है, लेकिन ये एक्चुअली बेनिफिशियल नहीं। इन सारी चीज़ों को एवेल्युएट करने के लिए हम डिफरेंट टाइप की चीज़ें जो है वो यूटिलाइज करते हैं, डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करते हैं। एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं पे बैक पीरियड। क्या कहते हैं जी? पे बैक पीरियड। नज़र आ रहा है जी ग्रीन से? पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड एक ऐसे पीरियड को कहते हैं जिसमें एक बिजनेस अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट वापस कर देता है। हम वो टाइम पीरियड आइडेंटिफाई करेंगे जिस टाइम पीरियड में बिजनेस अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट वापस कर देता है। मैं इस एग्जांपल को थोड़ा आसान करने के लिए और कैलकुलेशंस को थोड़ा बेहतर करने के लिए एग्जांपल्स को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि एक बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए और 6 सालों में हमें हर साल 1-1 लाख रुपए मिलते रहे। ठीक है। तो बिजनेस जो है इसका आउटलुक ये है कि 5 लाख रुपए इनिशियल इन्वेस्टमेंट, 6 सालों तक हमें हर साल 1-1 लाख रुपए मिलते रहे। अब ज़रा देखें कि हमारा जो बिज़नेस है वो 6 लाख रुपए उसने हमें कमा के दिए हैं, टोटल 5 लाख रुपए हैं। हम कह रहे हैं कि बिज़नेस तो ठीक है, 6 लाख रुपए कमा के दे रहे हैं, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है। अब अगर हम ये देखना चाहें कि विदाउट कंसिडरिंग द प्रेजेंट वैल्यू या विदाउट कंसिडरिंग द वैल्यू ऑफ द अमाउंट जो कि उस बिजनेस से हमें मिल रही है, अगर हम ये देखें कि बिजनेस हमें अपने पैसे कब जाके पूरे करता है, यानी कि इस बिजनेस में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने लगाई है वो कितनी देर के बाद जाके कवर होती है, तो वो हम देखेंगे कि वो 5वें साल में जाके कवर होती है, कि कब जाके हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो कवर होती है। तो पे बैक पीरियड इज अ टाइम पीरियड आफ्टर विच द बिजनेस पेज आउट इट्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट। कितनी देर में बिजनेस का जो आउटफ्लो है वो रिकवर होता है। ठीक है जी। किस साल जाके बिजनेस का आउटफ्लो जो है वो जो हमने इनिशियल लगाया था वो कितना होता है, तो उसे हम पे बैक पीरियड कहते हैं। ठीक है जी। पे बैक पीरियड जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम बिजनेस के प्रॉफिट्स देखते जाते हैं और जहाँ पे बिजनेस का प्रॉफिट जो है वो उसके आउटफ्लोज को क्रॉस करता है, वहाँ पे हम कहते हैं कि हमारा पे बैक हो गया। ठीक है जी। पे बैक की कैलकुलेशंस के लिए हम क्या करते हैं? ये प्रॉफिट फॉर द ईयर है, हम लोग ये करते हैं कि हम इसको टोटल करते चले जाते हैं। हम कहते हैं जी क्यूमुलेटिव प्रॉफिट निकालते हैं। क्यूमुलेटिव प्रॉफिट कैसे निकलेगा जी? क्यूमुलेटिव प्रॉफिट है पहले साल का प्रॉफिट 1 लाख, दूसरे साल का पिछले साल के प्रॉफिट में जमा करेंगे तो 2 लाख हो जाएगा, तीसरे साल का 3 लाख, 4 लाख चौथे साल का प्रॉफिट है और 5 लाख 5वें साल का प्रॉफिट है। तो 5वें साल के एंड पे हमारा जो बिजनेस है इसने अपना जो है वो कंप्लीट कर लिया है अपना प्रॉफिट। बिजनेस से हमने अपना जो इन्वेस्टमेंट की थी वो हमने रिकवर कर ली। पहले साल बिजनेस ने लाख रुपए दिया, हमने क्या टोटल 5 लाख लगाए थे, तो इस बिजनेस से हमें जो है वो कितना प्रॉफिट मिला है?
सही है जी। अच्छा, अब इसकी जो कैलकुलेशन जो होती है, इसकी जो वर्किंग होती है, इसमें क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव प्रॉफिट को हम लोग इक्वल टू करने की कोशिश करते हैं जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसके। जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाए तो दिस इज द टाइम पीरियड एट विच वी कैन से कि हमारा जो प्रॉफिट है वो रिकवर हो गया है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। पे बैक पीरियड की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। पे बैक पीरियड ऐसा पीरियड होता है जिसमें एक बिजनेस जो है वो अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर करवा देगा। फर्ज करें कि बिजनेस की इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो 9 लाख है, ठीक है जी। पहले साल हमें बिजनेस से जो पैसे मिले हैं फर्स्ट ईयर में वो हमें मिले हैं 2 लाख रुपए, दूसरे साल भी 2 लाख, तीसरे साल 3 लाख, ठीक है जी। और चौथे साल में हमें फॉर एग्जांपल इस बिजनेस से मिला है नहीं 3 लाख नहीं 2 लाख ले लेते हैं, 2,200,000, फिर 500,000, ठीक है। तो इस बिजनेस का पे बैक पीरियड क्या होगा? देखिए पहले साल इस बिजनेस से 2 लाख आए, दूसरे साल 2 लाख, टोटल 4 लाख हो गए, 4 और 3 7, और चौथे साल हमें 9 लाख रुपए मिल गए। तो हमारा जो टोटल इस बिजनेस का पे बैक पीरियड है वो 4 साल है, ठीक है जी। हम एक बिजनेस के कैश फ्लोज को जब इकट्ठा लिखते हैं ना तो फिर हम ये कैलकुलेशन ईजिली कर सकते हैं। देखें एक बिजनेस के कैश फ्लोज हम लोगों ने कम्युलेटिव तरीके से लिखे हैं, तो हम इसको इकट्ठा करके लिखेंगे तो हमारे पास इसका पे बैक आ जाएगा। पहले साल 2 लाख, दूसरे साल 4 हो गए, तीसरे साल 7 हो गए, चौथे साल 9। तो ये हमारा 9 तक हमने टोटल करने थे। आगे जीरोज लिखे नहीं है मैंने लिखने की, वो मुझे लग रहा था कि हमें टाइम ही ज़ाया होगा। अच्छा, एक बिजनेस है जिसमें कि पे बैक जो है वो कुछ इस तरह से होता है कि चौथे साल में थोड़े ज़्यादा पैसे रिकवर हो गए। तो हम देखें ज़रा, 9 लाख पूरा करने के चक्कर में हमने ये कहा कि 2 लाख, 2 लाख, 4 लाख हो गए और 3 7 लाख हो गए। इस साल हमें 2 लाख रुपए चाहिए थे, इस साल बिजनेस ने 4 लाख रुपए कमाए। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि बिजनेस ने जो पैसे कमाए हैं 4 लाख रुपए, ये इसने पूरे साल में कमाए हैं, सारा साल इसकी एक्टिविटी चलती रही है और फिर उसके बाद इसने पैसे कमाए हैं, तो ये 4 लाख रुपए हैं। तो इसका मतलब है कि 2 लाख उसने 6 महीने में कमा लिए होंगे, ठीक है जी। तो इसका ये मतलब है कि एक बिजनेस को अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे करने में 3 इयर्स तो कंप्लीट लगे और चौथा साल जो है वो उसको वो हाफ लगा है, 0.5 ईयर्स लगे हैं, 0.5 ईयर्स इसको लगे हैं अपना पे बैक पीरियड पूरा करने में, ठीक है जी। तो अब इसका सिंपल सा फार्मूला है, लास्ट ईयर में आपको अगर वो पैसे ज़्यादा हो जाते हैं, अगर वो ज़्यादा पैसे कमा रहा है, तो हम सिंपल ये करते हैं कि रिकवर्ड डिवाइडेड बाय रिकवरेबल, रिकवर्ड डिवाइडेड बाय रिकवरेबल, आप ये फार्मूला लगाते हैं। देखें आखिरी साल है, चौथा साल, चौथे साल में पैसे कमाए कितने आपने? 4 लाख रुपए, रिकवर कितने करने थे? 2 लाख, ठीक है जी, ठीक है जी। सॉरी, रिकवरेबल ओवर रिकवर्ड, उल्टा हो गया, रिकवरेबल ओवर रिकवर्ड, रिकवरेबल ओवर रिकवर्ड। तो रिकवरेबल थे आपके 2 लाख, रिकवर्ड थे आपके 4 लाख। इसका मतलब ये है कि आपको 0.5 ईयर्स लगे हैं इस साल, चौथे साल का 0.5 ये लगा है आपको पैसे रिकवर करने में, ठीक है जी। तो ये पे बैक पीरियड की अंडरस्टैंडिंग है। पे बैक पीरियड में हम लोग इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते कि वैसे पैसे की वैल्यू जो है वो कितनी है, हम बस ये देखते हैं कि कैश अपना एक बिजनेस कितनी देर में रिकवर करेगा, उसके बाद जितने पैसे भी वो कमाएगा वो सारे हमारे लिए प्रॉफिट होंगे। अनफॉर्चुनेटली इसमें एक प्रॉब्लम है, वो ये कि जो फ्यूचर की वैल्यू में जो हमें जो फ्यूचर की डेट्स पे पैसे मिलते हैं उनकी उतनी वैल्यू नहीं होती है। तो हमें फिर अमाउंट्स को आपस में कंपेयर करने के लिए उनको एक डेट पर लाना होगा। तो प्रेजेंट वैल्यू के फैक्टर्स को, प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करते हुए हम अमाउंट्स को एक जगह पे लेकर आते हैं, हम अमाउंट्स को रिड्यूस करके हम लोग एक डेट पे ले आते हैं और उसके बाद उनको कंपेयर करते हैं, ठीक है जी। इसका जो है वो कॉन्सेप्ट ये होगा कि हम इन अमाउंट्स को आपस में कंपेयर ज़रूर करेंगे, लेकिन 1 साल बाद मिलने वाला 2 लाख और 2 साल बाद मिलने वाला 2 लाख ही आपस में इक्वल नहीं है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि इनकी प्रेजेंट वैल्यूज डिफरेंट है। तो हम लोग फिर कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं जी प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक का, जिसमें कि हम एक बिजनेस के कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू की टेक्निक से कंपेयर करते हैं। अब ज़रा कंपैरिजन करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक बिजनेस का जो ईयर्स हैं
उसकी हम बात करते हैं और अमाउंट्स की बात करते हैं जो उसके कैश फ्लोज हैं। एक बिजनेस 0 ईयर में, 0 ईयर का मतलब है आज, हमने उसके ऊपर इनिशियल इन्वेस्टमेंट की 5 लाख रुपए, ठीक है जी। ईयर 1 में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है, जो पेमेंट होती है, उसे हम माइनस में लिखते हैं। ईयर 1 में हमें उससे मिले फॉर एग्जांपल 1,50,000 रुपये, ईयर 2 में हमें उससे मिले 1,50,000 रुपये, ईयर 3 में हमें उससे मिले 1,50,000 रुपये और ईयर 4 में भी हमें उससे मिले 150,000। टोटल अगर इस फिगर की, इसका टोटल जो अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे, 5 लाख लगाए थे और 1.5 लाख की 4 पेमेंट्स मिली हैं इस बिज़नेस से, तो टोटल 6 लाख रुपए मिले हैं। इसका मतलब यह है कि इस बिज़नेस ने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो चीज़ गलती कर रहे हैं वो ये है कि ये 1.5 लाख रुपए और ये 1.5 लाख रुपए इस 5 लाख के साथ कंपेरेबल नहीं है। तो हमें इस 1.5 लाख रुपए की फिगर्स को, जो कि आज से 1 साल, 3 साल, 4 साल के बाद हैं, उन सारों की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करके जमा करना पड़ेगा। तो हम इनकी निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला क्या होता है? ये फ्यूचर वैल्यू एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर टी, ठीक है जी। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 5 लाख की प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन क्या होगी? पी यानी कि 5 लाख रुपए, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस, फॉर एग्जाम्पल रेट है हमारा 10%, नहीं 5, ये इसकी, इस 5 लाख की प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। रेट है जी 10% और टाइम होगा जी 0, क्योंकि ये तो आज ही है, जितना यहाँ पे ईयर लिखे हुए हैं उतना ही टाइम होगा। तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 5 लाख ही होगी। आज के बाद आपने कभी भी जो 0 डेट के ऊपर अमाउंट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी, क्योंकि उसकी प्रेजेंट वैल्यू वही होगी जो उसकी फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि वो आज की ही तो डेट में है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ इसलिए करके आपको दिखाया ताकि आपको पता चल जाए कि 0 होती है प्रेजेंट, 0 होता है उसका टाइम, इसलिए उसकी प्रेजेंट वैल्यू इतनी है। अच्छा जी, ये 1.5 लाख रुपए जो है ये आज से 1 साल के बाद मिले हैं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस 10% रेज टू पावर 1 कितनी बनेगी? ये 1.5 लाख रुपए जो हैं ये दूसरे साल में मिले हैं, -1, 1 प्लस 10% रेज टू पावर -2, 150,000, 1 प्लस 10% रेज टू पावर -3 और 150,000 इंटू 1 प्लस 10% रेज टू पावर -4। तो नेट प्रेजेंट वैल्यूज कितनी बनती हैं? ठीक है जी, 136,363। एक लाख 23,966 दूसरे। लास्ट वाले की 1,02,452। अब जरा जमा करें। 5 लाख, 1,36,363, 1,23,966, 5 लाख माइनस करना है, बाकी सारों को जमा करना है। आप भी कर लो यार। इन चारों को भी जमा करके बता दें, मुझे वैसे भी टोटल बता दें। 475,478 और ये कितना बना फिर? हाँ 24,521, ये ले जी माइनस में। ये क्या हुआ? अब ज़रा देखिएगा गौर से, जब हम लोग 1.5 लाख रुपए के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे थे, हमारे लिए बड़ी खुशी थी कि यार ठीक है ये बिज़नेस लाख रुपए कमा देगा हमें साल के बाद जाके। लेकिन जब हमने कहा कि यार इस 1.5 लाख की वैल्यू वो नहीं है जो इस 1.5 लाख की है, क्योंकि ये 4 साल बाद मिलेगा, ये 1 साल बाद, कल भी हमने डिस्कस किया था कि अमाउंट जितनी आज से दूर होती जाएगी उसकी आज उसकी वैल्यू और कम होती चली जाएगी, तो प्रेजेंट वैल्यू इसकी कम होती जा रही है। अब देखें यही 1.5 लाख जो आज से 1 साल के बाद मिल रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो 1,36,000 है, लेकिन इस 1.5 लाख की प्रेजेंट वैल्यू 1,02,000 है।
तो प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक के कॉन्सेप्ट को जब हम सामने लेकर आए तो हमें अंदाजा हुआ कि बिजनेस से हम उतने पैसे कमा ही नहीं पाएंगे, और बिजनेस तो हमें लॉस दे रहा है बेसिकली। बिजनेस से हम उतने पैसे भी रिकवर नहीं कर पा रहे जितने के पैसे हमने उसमें इन्वेस्ट किए हैं आज की तारीख में। तो प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक हमें ज्यादा क्लियरर पिक्चर देता है किसी भी एक ऐसे बिजनेस की या किसी भी ऐसे कंपोनेंट या प्रोजेक्ट की जो हम लगा रहे हैं, और उसको लगाते हुए हम ये सोचते हैं कि यार इस बिजनेस से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक हमें बताती है कि हम लोग बिजनेस के अंदर जो भी उसके कैश फ्लोज हैं वो जिस जिस डेट पे भी हैं वो उस डेट पे खड़े होके आज की डेट के साथ कंपेरेबल नहीं है जब तक कि उनको उनकी प्रेजेंट वैल्यू ना कैलकुलेट की जाए। अगर हम इसकी टाइमलाइन को समझें, ये देखें ज़रा, ये टाइमलाइन थी। आज तो हमने 5 लाख रुपए दे दिए हैं, लेकिन हमें 1.5 लाख रुपए 1 साल के बाद मिल रहे हैं, और फिर उसके बाद अगले साल, और फिर उसके बाद अगले साल। ये सारे 1.5 लाख रुपए चार जो हैं ये आपस में कंपेरेबल नहीं है। इसकी प्रेजेंट वैल्यू हमें इसको डिस्काउंट करके यहाँ पे लाना पड़ेगा, इसको भी डिस्काउंट करके यहाँ पे लाना पड़ेगा, इन सब को डिस्काउंट करके यहाँ पे लाना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे लाके हम इसको इस 5 लाख के साथ कंपेयर कर सकें कि लगाया कितना और मिला कितना। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक हमें ये कहती है कि जितने भी फ्यूचर के कैश फ्लोज हैं उन सब की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करें और फिर उसके बाद उनको जमा करें। अगर हम जहाँ जहाँ पे वो हैं वहाँ पे उनको कंपेयर करेंगे तो वो गलत होगा। तो ये जो पे बैक पीरियड है ये एक बहुत ही छोटी सी सिंपल सी टेक्निक है। ये इतनी छोटी है कि शायद 1-2 लाइंस में आपकी बुक में लिखी गई, वरना इसको एक्सप्लेन करने के लिए कोई एग्जांपल भी बनाने की जरूरत नहीं है कि एक बिजनेस अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी देर में कवर करेगा। पे बैक पीरियड के अंदर आपके कैश फ्लोज इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है जी। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम लोग बिजनेस की जो उस बिजनेस के जो कैश फ्लोज हैं उसको एवेल्युएट करते हैं। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड या नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक जो है ये क्या करती है, This method says कि find the sum of all the present values of all the present and future cash flows। एक बिजनेस के तमाम प्रेजेंट और फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करें और उसके साथ एडजस्ट करें इनफ्लोज और आउटफ्लोज की, किस रेट के ऊपर, जो रेट इस वक्त मार्केट का चल रहा है, प्रिवेलिंग रेट एट द प्रिवेलिंग रेट ऑफ द मार्केट। ठीक है जी। तो अगर उससे आपका आंसर कुछ इस तरीके से है, देखिए हमने बिजनेस एवेल्युएट करना ना तो 2 तरह के रूल्स होंगे। एक रूल को हम कहते हैं फिजिबिलिटी रूल, ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एक बिजनेस फिजिबल तब होगा जब वो प्रॉफिटेबल होगा, और प्रॉफिटेबल तब होगा जब उसकी एनपीवी पॉजिटिव होगी। ठीक है जी। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू से अगर एक बिजनेस की नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम ये कहेंगे कि ये बिजनेस जो है ये पॉजिटिव बिजनेस है और इसकी हम लोगों ने ये फिजिबल बिजनेस है, इसको किया जा सकता है क्योंकि ये हमें प्रॉफिट देगा। और अगर हम 2 बिजनेसेस को आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो फिर हम वो बिजनेस चूज करेंगे जिसकी एनपीवी हायर होगी। 2 बिजनेसेस है, उसने हमें कहा जी कि 2 बिजनेस है, इनको आपस में कंपेयर करके बताएं कौन सा बिजनेस करना चाहिए, तो हम वो वाला बिजनेस चूज करेंगे जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू हायर होगी। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूले हमें ऑलरेडी पता है, हमने सिर्फ इसकी यूटिलाइजेशन का आज एक प्रैक्टिस की है। एक चीज ये समझिएगा कि एनपीवी प्रॉफिट के इक्वल नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि इस बिजनेस से जो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाली है, ये जो भी हमने एग्जांपल समझी है कि इस बिजनेस से जो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाली है इस नेट प्रेजेंट वैल्यू के इक्वल इसका प्रॉफिट है, ये नहीं हम कह सकते। ये प्रॉफिट नहीं है इसका, ये इस बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है। इस बिजनेस का जो अकाउंटिंग प्रॉफिट होगा वो ये 100,000 के इक्वल आ रहा होगा हर साल जब हम लोग निकालेंगे। उस बिजनेस का बेसिकली प्रॉफिट 1.5 लाख, 1.5 लाख और 1.5 लाख है। हर साल हम उसकी कॉस्ट में से रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करेंगे तो 1.5 लाख का प्रॉफिट निकलेगा। तो इसका प्रॉफिट तो 1.5 लाख है हर साल का। हम लोग ये जो चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं ये है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि इस बिजनेस के ऊपर प्रॉफिट कितना हमें मिल रहा है। तो ये 1 लाख रुपया जो है ये क्यूमुलेटिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की कॉन्सेप्ट में आएगा। इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो कह सकते हैं लेकिन इसको प्रॉफिट नहीं कह सकते। सिमिलरली ये जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है एक बिजनेस की एनपीवी, ये भी इसका प्रॉफिट नहीं होता। इसका प्रॉफिट तो 1.5 लाख पर ईयर है। इसका प्रॉफिट तो वो है जो हमें हर साल मिल रहा था। ये जो 24,521 है ये बेसिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है एज कंपेयर टू बैंक, कि अगर हमने बैंक को छोड़ा और यहाँ पे इन्वेस्ट किया तो हम नुकसान में रहे। देखे ना, हमारे पास हमेशा एक ऑप्शन ये होती है कि हम ये 5 लाख रुपए बिजनेस में ना लगाते, हम बैंक में इन्वेस्ट कर लेते। तो अगर ये 5 लाख रुपए बैंक में इन्वेस्ट करते तो हमें 5 साल के बाद जो पैसे मिलते वो ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू हमें इस बिजनेस ने जो पैसे कमा के दिए, क्योंकि इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू माइनस है।
अगर एक बिजनेस की नेट प्रेजेंट वैल्यू माइनस में हो तो इसका मतलब है कि वी कुड हैव अर्नड मोर इफ वी हैव इन्वेस्टेड इन बैंक। अगर हम बैंक में इन्वेस्ट कर देते ना, अगर हम पैसे प्रोजेक्ट पे ना लगाते, बैंक में इन्वेस्ट कर देते, बैंक से इंटरेस्ट खाते, तो बैंक से ज़्यादा हमें पैसे मिल जाने थे, बैंक में हमें ज़्यादा पैसे मिल जाने थे। ठीक है जी। अच्छा, कितने पैसे ज़्यादा मिल जाने थे? 24,521। सही है। तो ये जो सिनेरियो नेगेटिव एनपीवी निकली है, इसका मतलब ये है कि अगर हम बैंक में पैसे इन्वेस्ट कर देते तो हम 24,521 रुपये ज़्यादा कमा सकते थे। नेट प्रेजेंट वैल्यू का ये मतलब होता है। अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ जाए, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव 3,000 आ जाती है, तो इसका मतलब है कि हमारे लिए इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेनिफिशियल था एज़ कम्पेयर टू बैंक। क्योंकि अगर हम बैंक में लगाते तो हम 3,000 कम कमाते, बिजनेस ने हमें 3,000 ज़्यादा कमा के दिए। तो ये जो बिजनेस में जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं, इसका कंपैरिजन है बैंक के रेट के साथ। ये हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है, क्योंकि हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं 10% के रेट के ऊपर, जो इस वक्त बैंक ने हमें रेट ऑफर किया हुआ है। बैंक ने हमें क्या रेट ऑफर किया हुआ है वो क्वेश्चन के अंदर मौजूद होता है। तो इसे हम कहते हैं जी नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक जो होती है, ये आपके लिए ये बताती है कि हमने किस तरीके से दो प्रोजेक्ट्स को आपस में कंपेयर करना है। इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है जी, ये देखते हैं। यू आर ट्राइंग टू चूज बिटवीन टू प्रोजेक्ट्स एज यू डिड नॉट हैव सफिशिएंट फंड टू एक्सेप्ट द बोथ प्रोजेक्ट। ईच प्रोजेक्ट कॉस्ट 80,000। हर प्रोजेक्ट में 80,000 रुपये लगेंगे। प्रोजेक्ट ए जो है वो आपको पे करेगा 25,000 ईयर फॉर 4 years, एंड प्रोजेक्ट बी पेज ₹20,000 a year फॉर 5 years। ठीक है, दो प्रोजेक्ट्स हैं। इफ यू रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न इज 14%। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के वर्ड से भी कह सकता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का वर्ड यूज कर सकता है, बैंक का प्रिवेलिंग रेट ये वाला वर्ड भी इस्तेमाल कर सकता है। बहरहाल क्वेश्चन में आपको एक ही रेट दिया गया होगा, वो रेट आपने यूज कर लेना। विच प्रोजेक्ट शुड बी चूज एंड वाई। तो वो कहते हैं कि बताएं कि दो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट ए और बी। प्रोजेक्ट ए 25,000 4 साल के लिए देगा, और प्रोजेक्ट बी जो है वो 20,000 5 साल के लिए देगा। तो इन सारे प्रोजेक्ट्स को जरा इवैल्यूएट करके बताएं कि आप इन दोनों में से कौन सा प्रोजेक्ट चूज करेंगे। कंपैरिजन रूल लगेगा। कंपैरिजन रूल ये कहता है कि हम वो प्रोजेक्ट चूज करेंगे जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू हायर होगी। ठीक है। अच्छा, चले मुझे एक बात बताएं एग्जांपल के तौर पे। एक प्रोजेक्ट ए है, एक बी है। प्रोजेक्ट ए की नेट प्रेजेंट वैल्यू है 325 और प्रोजेक्ट बी की प्रेजेंट वैल्यू है 235। तो हायर कौन है? ए। अच्छा, प्रोजेक्ट बी की ए की नेट प्रेजेंट वैल्यू है 325 माइनस में, और बी की है 235 माइनस में। अब इन दोनों में से हायर कौन है? दोनों नेगेटिव हो गए। ठीक है, तो ये वाली जो है 235 ये हायर होगी नेगेटिव फिगर्स में। नेगेटिव फिगर्स में जो जितनी छोटी होती है वो उतनी बड़ी होती है। तो इस वक्त जो हायर है वो हमारा प्रोजेक्ट बी है। तो एग्जामिनर इस तरह से भी आपसे पूछ सकता है, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो फिर तो हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाती है कि यार जो पॉजिटिव है वो बड़ी है। लेकिन जब दोनों नेगेटिव होती है ना, तो जो क्वांटिटी में बड़ी होती है वो हमारे लिए ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती है, जो क्वांटिटी में छोटी होती है वो बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है, तो चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अच्छा जी, चलें अब ज़रा दो प्रोजेक्ट्स हमारे पास। प्रोजेक्ट ए, इसके ज़रा कैश फ्लोज लिखते हैं। प्रोजेक्ट ए ईयर की अगर हम बात करें तो ईयर 0 के ऊपर इसका कैश फ्लो कितना है जी? 80,000 का हमारा कैश आउटफ्लो लगेगा ही लगेगा। लग गया। ईयर 1 2 3 और 4 4 सालों तक ये हमें कितने पैसे देगा जी ये बिजनेस? 25,000 पर मंथ। 25,000 पर मंथ। 80,000 का कैश आउटफ्लो है, उसके बाद हर साल हमें 25,000 देगा। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी करें। 80,000 है तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू तो 80,000 ही होगी। क्या ख्याल है? अब ये भी 25,000 है, ये भी 25,000 है, ये भी 25,000 है, ये भी 25,000 है। सारों की अलग अलग कैलकुलेशन कर ले। लेकिन कल हमने एन्युटी भी तो पढ़ा था, सेम अमाउंट आफ्टर सेम पीरियड ऑफ टाइम एट सेम रेट। तो हम यहाँ पे एन्युटी भी लगा सकते हैं, हम यहाँ पे एन्युटी भी लगा सकते हैं। इन चारों की इकट्ठी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है एट ईयर 0। हम वैसे भी कर सकते हैं, हर एक को अलग अलग भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन क्योंकि हमने कल भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि एन्युटी बेसिकली क्या होता है, शॉर्टकट एप्लीकेशन होती है
बहुत सारे जो कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले होते हैं उनकी। तो हम ये कर सकते हैं, हम यहाँ पे आर रखें 25,000, एन रखें 1, टाइम रखें 4 ईयर्स, एनविटी हमारी एनविटी जो है वो ऑर्डिनरी एनविटी होगी। तो प्रेजेंट वैल्यू इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं आप, करके बताएं जरा क्या होगी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर रेज टू पावर माइनस टी ओवर आर। 72,841। बिल्कुल ठीक है, 25,000 की का आर होगा, 1 माइनस 1 प्लस रेट है जनाब आपका 14%, 14% रेज टू पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 0.14। तो कितना आंसर आता है जी? 72,841। अगर आप इसको अलग अलग भी करेंगे ना, 25,000 को 1 साल पे डिस्काउंट, 25,000 दूसरे 25,000 को 2 साल पे डिस्काउंट, तीसरे 25,000 को 3 साल पे डिस्काउंट और चौथे 25,000 को 4 साल पे डिस्काउंट, उनको जमा करेंगे तो 72,841 ही आएगा। क्या ख्याल है? कोई शक है तो कर लेते हैं, नहीं शक तो आगे चलते हैं। तो आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी बनी जी इस प्रोजेक्ट की? 80,000 माइनस 72,841, 7,159, 7,159 माइनस में। ये लें जी, इस प्रोजेक्ट की जो नेट प्रेजेंट वैल्यू माइनस में चलेगी। हालांकि हम तो सोच रहे थे कि 80,000 लगेगा, लाख रुपया कमाएंगे, पैसा ही पैसा होगा, लेकिन नहीं हुआ। क्या ख्याल है? तो इस प्रोजेक्ट ने हमें किया है मायूस। हाँ जी, सर वो जो हमारा पीछे लाख आया था 1 लाख प्रॉफिट, अगर उसकी वो नेट प्रेजेंट वैल्यू हम लें तो वो 24,000 की को आएगी? नहीं, वो नहीं आएगी, क्योंकि वो 1 लाख रुपया जो है वो किसी एक डेट की अमाउंट्स का फ़र्क नहीं है, वो 4 डिफरेंट डेट्स की अमाउंट्स का टोटल फ़र्क है। तो वो हमें देखना पड़ेगा कि वो कितना कितना है उसमें से। तो अगर उतना उतना निकाल लेते उसकी प्रेजेंट वैल्यू करते फिर तो आ जाता, लेकिन अभी वो एक डेट का नहीं है तो वो उसका नहीं आएगा। और ये जो आप होते हैं, कल मैंने पूछा था इन्फ्लेशन रेट, तो आपने कहा था नहीं, आपने क्या बताया था क्या होता है? कौन सा छोटा आर? जी सर। इसमें डिफरेंट रेट्स हो सकते हैं। ये इन्फ्लेशन रेट, आप इसको इन्फ्लेशन रेट ना कहें, ये होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको हम कह सकते हैं कि ये आपका कॉस्ट ऑफ बोरिंग है। इसका एक और नाम होता है जी इंटरेस्ट रेट, इसका बैंक रेट। पे बैक पीरियड में ये जो आज यूज हो रहा है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो ये वाला कौन सा आ रहा है? मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये बैंक का रेट है, ये बैंक ये इस वक्त प्रिवेलिंग बैंक डिस्काउंट रेट है। इस वक्त 16% है। इस वक्त 14% है, 14%। बैंक इस वक्त 14% पे इंटरेस्ट दे रहा है आपको, ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्ट बी की तरफ चलते हैं जी। प्रोजेक्ट बी है हमारा, पेन का कलर चेंज करते हैं। प्रोजेक्ट बी, ईयर्स 0, 1, 2, 3, कहीं हम मिस तो नहीं करके? अच्छा नहीं, 5वां साल इस प्रोजेक्ट में। 80,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जी, और इसके बाद क्या हो रहा है जी? हर साल 25,000 रुपये मिल रहे हैं। पीरियोडिक पेमेंट 25,000 है, 20,000 सॉरी, इस प्रोजेक्ट में 20,000 मिल रहे हैं हर साल। और आपका टाइम जो है वो 5 ईयर्स है, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी 1 की है, और ये भी आपकी ऑर्डिनरी इन्वेंट्री है, ऑर्डिनरी क्या कहते हैं उसे, एन्युटी है। प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करें, फिर इसका भी फार्मूला ऐसे ही होगा जी। हम लिखेंगे 20,000 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 0.14 रेज टू पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय 0.14, 14%। कितना बना जी? 68,661.4, 68,661, 68,661। तो ये जनाब इसकी अगर हम लोग प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करें तो 80,000 की तो 80,000 ही होगी। इस सारे की कितनी बन जाएगी जनाब? 68,661 पॉजिटिव। तो हमारी इस प्रोजेक्ट की प्रेजेंट वैल्यू कितनी बनेगी? नेट प्रेजेंट वैल्यू 11,338, ये भी माइनस में होगी। तो अगर हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू को के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए दो बिजनेस को कंपेयर करना चाहें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो ये है कि यार इन दोनों में से जो हाईएस्ट प्रेजेंट वैल्यू है वो किसकी है? वो इस बिज़नेस की है, 7159 माइनस में। तो इन दोनों में से जब हम एक चूज़ करेंगे बिज़नेस तो हम ये वाला बिज़नेस चूज़ करेंगे अगर हमने एक चूज़ करना है। लेकिन सवाल अगर आपसे ये पूछा जाए कि इनमें से फिजिबल कौन सा है तो हम कहेंगे यार फिजिबल कोई नहीं है, अभी भी हम लॉस में हैं, हमें बैंक में पैसे इन्वेस्ट कर देने चाहिए क्योंकि ये बिज़नेस तो हमें उतने पैसे भी नहीं दे रहा जितना बैंक हमें पैसे देता है।
ठीक है, ये बिजनेस हमें उतने पैसे भी नहीं दे रहा, हमें बैंक से ज़्यादा बैंक में ज़्यादा बेनिफिट है पैसे रखवाने में। प्रोजेक्ट ए करने से हमें प्रॉफिट तो चलो आ रहा है, अकाउंटिंग प्रॉफिट है। देखो अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या है, पहले साल 25,000 का, दूसरे साल 25,000 का, तीसरे साल 25,000 का, चौथे साल 25,000 का। तो अकाउंटेंट तो बड़ा खुश होगा कि यार ये तो प्रॉफिट आ गया। हमने जब पे बैक पीरियड के कॉन्सेप्ट को सामने लेकर आए तो हमने कहा यार अभी भी प्रॉफिटेबल है, 80,000 लग रहा है, 25 25 25 25 1 लाख रुपए मिल रहा है, बिजनेस तो खुशी खुशी में चल रहा है। सेठ इसी तरह से काम शुरू कर देता है। फिर हमने जाके उसे कहना कि ओ भाई जरा होश के नाखुन लो, ये 25,000 रुपये आज से 1 साल के बाद जब मिलेंगे उस वक्त इसकी उतनी वैल्यू नहीं होगी, ये 25,000 हमें जो 4 साल के बाद मिलेंगे उस वक्त उसकी इतनी वैल्यू नहीं होगी। आओ मैं तुम्हें सही तरीका बताता हूँ। सही तरीका ये है कि हर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू आज की तारीख में फाइंड आउट करें और फिर उसको कंपेयर करें। जब हमने वो कंपेयर की तो पता चला कि आज 80,000 रुपया लगाएंगे तो जितने भी फ्यूचर में पैसे आने हैं उन सब की प्रेजेंट वैल्यू 72,000 है, या 73,000 अगर 800 तक अगर वो चले गए तो यार 80,000 लगा के 73,000 कमाना तो कहीं की अकलमंदी नहीं है। तुम ऐसे करो, इसको बैंक में इन्वेस्ट करो। अब 80,000 जब तुम बैंक में इन्वेस्ट करोगे तो फिर तुम्हें कितना बेनिफिट मिलेगा, इससे ज्यादा मिलेगा। तो एज कंपेयर टू बैंक हमें 7159 का लॉस हो रहा है अगर हम इस प्रोजेक्ट को करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू माइनस आने का ये मतलब है कि ये प्रोजेक्ट हमें 7159 जो है ये लॉस में जा रहा है। इससे बेहतर ये था बैंक में पैसे जमा करा देते। अब सवाल ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है, यही वाला प्रोजेक्ट ए है, ये सवाल कंप्लीट हो गया यहाँ पे। इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अगला सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। अगला कहता क्या है जी, प्रोजेक्ट ए को चूज करेंगे बिकॉज इट पे बैक्स सूनर। नहीं जी, हम पे बैक के कॉन्सेप्ट को तो जहन में लाते ही नहीं है। पे बैक जो है ये एक आंखों का धोखा है, पे बैक को कंसिडर ही नहीं करना। कहता है जी प्रोजेक्ट ए बिकॉज इट हैज ए हायर IRR। हम IRR की टेक्निक इस्तेमाल नहीं कर रहे इसलिए पॉइंट बी भी खत्म कर दे। पॉइंट बी बिकॉज इट हैज हायर NPV, पॉइंट बी भी चूज नहीं कर सकते, पॉइंट बी भी चूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पॉइंट ए हमारे लिए NPV पॉइंट ए की हायर है। ठीक है जी। अच्छा, यू शुड रिजेक्ट बोथ प्रोजेक्ट्स, आपको दोनों प्रोजेक्ट्स रिजेक्ट कर देने चाहिए। ये बात ठीक है क्योंकि इन दोनों में से कोई भी प्रोजेक्ट जो है ये हमारे लिए फिजिबल नहीं है। ये दोनों ही प्रोजेक्ट जो है ये बेहतर नहीं है, इनको नहीं चूज करूंगा मैं। उसने कहा था ना कि आप इन दोनों में से कौन सा चूज करेंगे। हमने कहा कि यार इन दोनों में से कोई भी चूज नहीं करेंगे, ले जाओ दोनों, हमें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों में लॉस आ रहा है, हम बैंक में पैसे जमा कराएंगे। तो यू शुड रिजेक्ट बोथ प्रोजेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर इनडिफरेंट, आपके पास डिसीजन करने का कोई मौका या कोई वेरिएबल नहीं है बिटवीन द टू प्रोजेक्ट्स बिकॉज ईच प्रोडक्ट है पे बैक द सेम अमाउंट। ठीक है, नहीं ये बात तो नहीं है, ये तो पे बैक की कॉन्सेप्ट आ गया, ये भी गंदी बात है, छोटे बच्चों वाली बात है। हम लोगों ने उसको नेट प्रेजेंट वैल्यू पे कंपेयर किया। अब जरा देखिएगा कि ये पता नहीं क्या कर रहा है। दो बिजनेसेस हमारे पास हैं। एक अगला सवाल भी एक दफा देख लेते हैं। अच्छा, ये डिफरेंट है। IRR और NPV में क्या फर्क है? वो क्लास तक के एंड होने तक आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, जरा गौर से सुनना। एक मिनट, एक मिनट सर दीजिएगा मुझे।
अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड एक चीज़ ज़रा देखिएगा, हमने कहा कि हमने प्रेजेंट वैल्यू के दोनों जो प्रोजेक्ट्स हैं इनकी प्रेजेंट वैल्यू हम लोगों ने जब फाइंड की तो वो हमने फाइंड की थी बैंक के रेट के ऊपर, और इन दोनों से नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारी नेगेटिव आ गई। सही है। अच्छा, बैंक जो है वो तो हमें 14% का इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन ये जो बिजनेस है इसको भी अगर हम गौर से देखें तो हम इसमें कुछ पैसे लगा रहे हैं और ये हमें कुछ पैसे दे रहा है। अब हम जो बिजनेस में पैसे लगा रहे हैं और जो बिजनेस हमें पैसे दे रहा है, इन दोनों को अगर हम बैंक की तरह कंसिडर करें तो बिजनेस भी हमारे लिए एक तरह का बैंक ही है, क्योंकि हम बिजनेस में जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उस बिजनेस से हम कितना कमा रहे हैं। जो बिजनेस में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारी समझ लें बिजनेस में डिपॉजिट है, और जो बिजनेस से जो हमें पैसे मिल रहे हैं वो बिजनेस के विड्रॉल्स हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो बिजनेस को भी एक बैंक के तौर पे कंसिडर किया जा सकता है कि इससे मुझे पैसे कितने मिल रहे हैं, इस बिजनेस से मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ उससे मैं कमा कितना रहा हूँ, उसकी अगर हम एक परसेंटेज कन्वर्ट कर लें, अगर हम एक परसेंटेज बना लें तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा बैंक के साथ कंपैरिजन करना कि इस वक्त ये जो बिजनेस है इससे हमें कितने परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है, बिजनेस से हमें कितने परसेंट अर्निंग हो रही है। एक बिजनेस है ना, वो हमने किया है, उससे हमें जो पैसे मिल रहे हैं, जो प्रॉफिट आ रहा है, वो कैसे पता चलेगा? वो उसके कैश फ्लो से पता चलेगा। तो अगर हम उसके कैश फ्लोज को सामने रखते हुए एक ऐसी रेट परसेंटेज निकाल लें जो कि हमें पता हो कि यार ये बिजनेस हमें इतने परसेंट प्रॉफिट दे रहा है, जो बिजनेस हमें इतने परसेंट इंटरेस्ट दे रहा है, वो जो परसेंटेज होती है वो हमारे पास जब आ जाएगी तो वो बड़ी आसान होगी कि हम उसको कंपेयर कर सकते हैं बैंक के साथ। तो हमारे लिए डिसीजन लेना आसान हो जाएगा कि बैंक में पैसे जमा कराने हैं कि बिजनेस के साथ पैसे इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है, तो एक ऐसा परसेंटेज रेट जो कि हमें ये बताता है कि एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने से आपको किस रेट से रिटर्न मिलेगा, उसे हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं जी? IRR। ये एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बिजनेस से जितने भी हमें प्रॉफिट्स मिलते हैं, अगर हम उन सब को हम सामने रखते हुए, बिजनेस के कैश फ्लोज को सामने रखते हुए एक रिजल्टेंट रेट निकाल लें कि यार इस बिजनेस से जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है उसकी रेलिवेंट परसेंटेज ये है, तो हमारे साथ बैंक के साथ उसको कंपैरिजन करने में आसानी होगी। तो IRR जो है ये एक ऐसा रेट होता है कि अगर हम बिजनेस को भी एक बैंक के तौर पे कंसिडर करें तो ये बैंक हमें कितना इंटरेस्ट दे रहा है, ये IRR होता है। IRR की कैलकुलेशन भी बड़ी आसान होती है। इसका फार्मूला जो होता है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू के फार्मूले को ही इस्तेमाल करके आता है। आपने किसी भी बिजनेस के कैश फ्लोज लेने हैं और उसके कैश फ्लोज की दो अपनी मर्जी के रेट्स के ऊपर नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दो अपनी मर्जी के रेट्स के ऊपर नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो भी आपको पसंद है। अब उसके बाद हम लोगों ने ये फार्मूला लगाना है IRR इज इक्वल टू A% प्लस NPV एट A डिवाइडेड बाई NPV एट A माइनस B इंटू B माइनस A%। अच्छा, ये फार्मूला है, इसमें समझाने की ऐसा जितनी जरूरत नहीं है। होगा क्या? होगा ये कि जब आप लोग अपनी मर्जी के दो डिफरेंट रेट्स के ऊपर परसेंटेज निकालेंगे तो आपके आंसर में आ जाएगा थोड़ा सा फर्क। इसलिए हमने एक रूल डिफाइन किया है, मैंने एक रूल डिफाइन किया है कि मैं अपनी क्लास के सारे बच्चों को कहता हूं कि आपने दो रेट्स लेने हैं जो मैंने आपको बता दिए, आपने वही दो रेट्स लेने हैं। वैसे आप कोई भी दो रेट्स ले सकते हैं, लेकिन मैं पहले बच्चों को कहता था यार और कुछ नहीं करना, सिर्फ मेरी बात मानो, दो रेट्स लेने हैं। तो बच्चे कहते थे सर वो फलां टीचर ने तो कहा था कि अपनी मर्जी के रेट जो मर्जी दो ले लिया करें। तो उससे ही होता है कि जब हमारी आवाम को देना ना क्या ऑप्शन है आपके पास, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हैं सानू किस तरह ऑप्शन मिल गई। तो ये ऑप्शन है आपको, इसमें इस मेथोडोलॉजी के अंदर आपको आसानी है कि आप दो डिफरेंट मर्जी के रेट ले सकते हैं, लेकिन उससे आंसर भी फर्क आ जाते हैं। अगर एक बच्चे ने 10% और 15% का रेट लिया है तो उसका आंसर फर्क आएगा उस बच्चे से जिसने 5 और 10% का रेट लिया है। कितना फर्क आएगा? थोड़ा फर्क होगा, लेकिन एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा। इसलिए मैंने एक रूल ऑफ थंब बनाया है। ठीक है जी, स्टेप 1 ये है कि आपने पहला रेट हमेशा 10% लेना है। ठीक है, पहला रेट आपने 10% लेना है और उससे नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है उस प्रोजेक्ट के सारे कैश फ्लोज की, उस प्रोजेक्ट के सारे कैश फ्लोज की नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आपकी 10% से नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, 10% के रेट से नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, तो फिर आपने दूसरा और बढ़ा देना है, यानी कि दूसरा रेट आपने 15% ले लेना है। अगर 10% से आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव आई है तो आपने दूसरा रेट कम करके 5% कर देना है। ठीक है, ये एक रूल है जो मैंने बना लिया है, अगेन बता रहा हूँ कि ये ठीक रूल है, गलत नहीं है। मैंने बहुत सारे कॉस्ट के और फाइनेंस के मैनेजरियल अकाउंटिंग के टीचर से बात करने के बाद आपको बताया है, जीपीटी से भी पूछा है और जीपीटी ने कहा है कि ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आप सब लोगों का आंसर आपस में मैच करे। ये हमने एक मेथोडोलॉजी डिफाइन की है कि अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू पहला रेट लें 10%,
फिर उसके बाद दूसरा रेट पहले रेट के आंसर के ऊपर डिपेंड कर लें। अगर पहला रेट किसी आंसर पॉजिटिव आया है, नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी पॉजिटिव आई है, दूसरा रेट और बढ़ा दें। और अगर पहले रेट से आंसर नेगेटिव आया है तो दूसरा रेट और कम कर दें। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपको समझ आएगी। उसके बाद ये फार्मूला है A% प्लस नेट प्रेजेंट वैल्यू एट A डिवाइडेड बाय नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एट A, नेट प्रेजेंट वैल्यू B माइनस B माइनस मल्टीप्लाई बाय B माइनस A%। तो इसकी हम लोग जो है वो भी प्रैक्टिस करते हैं। IRR की कैलकुलेशन करनी है हमने किसी एक प्रोजेक्ट की। अच्छा, कभी कभार ऐसे होता है कि क्वेश्चन के अंदर आपको वो एक रेट के ऊपर नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करके दे देगा, वो कहेगा 12% पे इतनी। तो आपने परेशान नहीं होना कि सर ने तो कहा था पहली 10% पे होनी चाहिए। आप दूसरा कोई भी अपनी मर्जी का रेट लेके उसके साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है जी, वो उसमें भी आप चाहें तो यही रूल लगा सकते हैं। फर्ज करें कि अगर सवाल में उसने 12% की नेट प्रेजेंट वैल्यू करके दे दी हुई है, तो दूसरा रेट जो है वो आप नेट प्रेजेंट वैल्यू के आंसर को देख के लगा सकते हैं। अगर वो पॉजिटिव है तो दूसरा रेट 17% लगा दें, नहीं तो 7% लगा लें, जो आपकी मर्जी है। ठीक है जी, आगे हम वही इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेते हैं जी। एक बिजनेस का जो कैश फ्लोज हैं वो इस तरीके से हैं कि ईयर 0 के अंदर, ईयर 0 के ऊपर उसके इनिशियल कैश आउटफ्लोज हैं 80,000 के। ईयर 1 25,000 का कैश इनफ्लो हुआ। ईयर 2 25,000 का कैश इनफ्लो हुआ। ईयर 3 में फिर 25,000 और ईयर 4 में भी 25,000। ये वही वाला जो है वो हमने एक दफ़ा यूज़ कर लिया दोबारा से। अब इसका वो कहता है जी IRR फाइंड आउट करें। IRR के केस में पहला रेट हम लोग लेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ व्हाट 10%। ठीक है जी, 10% के ऊपर इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करें। 80,000 की नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी? 80,000 ही होगी, क्योंकि वो ईयर 0 के ऊपर है। बाकी इन सारे 25,000 की 25,000 चार आइटम्स की नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करें। आर हमारा 25,000 है, टाइम हमारा 4 साल है, रेट हमारा 10% है, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी 1 है, और ये हमारी एन्युटी कौन सी है? एन्युटी ऑर्डिनरी। करें जी, तो इन सारों की नेट प्रेजेंट वैल्यू 10% के ऊपर कितनी? 25,000, 25,000, 25,000 और 25,000, चार 25,000 की नेट प्रेजेंट वैल्यू। फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू 1 माइनस 1 प्लस R रेज़ टू पावर माइनस T ओवर R। क्या बना जी? 79,246 आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई है जनाब? 80,000 और 79,246। ठीक है जी, ये 700 और 54 754 आएगी माइनस में 80,000 माइनस। तो ये आपने एक रेट लिया, इस रेट की बेसिस के ऊपर आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू आई नेगेटिव। दूसरा रेट मजीद कम कर देंगे हम लोग, दूसरा रेट नेट प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 5% कर लेंगे। ठीक है, कोई भी और रेट ले सकते हैं, अगेन बता रहा हूँ कोई भी और रेट ले सकते हैं, लेकिन इस मेथड से आपको सारों का आंसर एक तो एक जैसा होगा। दूसरा ये कि हम हमेशा इस तरह से करते करते ज़्यादा एक्यूरेट आंसर पे पहुँचेंगे। ये मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि ज़्यादा एक्यूरेट आंसर पे कैसे पहुँचेंगे। हम इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 80,000 इसकी करेंगे। अब हमारे पास पीरियोडिक पेमेंट जो है वो 25,000 की है, टाइम पीरियड हमारे पास 4 साल है, N1 है, और हमारे पास ये ऑर्डिनरी इन्वेंट्री है, ऑर्डिनरी एन्युटी है। तो अब बताएं जी ज़रा इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसका चारों की प्रेजेंट वैल्यू कितनी बनेगी? 88,648। इसका मतलब ये है कि आपकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू दूसरे केस में बन रही है 800,648 बन रही है। ठीक है, जो मैंने मेथडोलॉजी आपको बताई है वो क्या बताई है? मैंने कहा है कि पहला रेट लें आप 10%, पहली चीज़। पहले रेट का आंसर देखिए नेट प्रेजेंट वैल्यू, अगर वो पॉजिटिव हो तो दूसरा 15% ले लें। ठीक है जी, अगर वो पॉजिटिव हो तो दूसरा क्या लें? 15% और बढ़ा दें, यानी कि अगर वो नेगेटिव हो तो दूसरा 5% ले लें। इससे ना दो फायदे होंगे। हमारा अक्सर औकात ऐसे हुआ करेगा, 99% केसेस में ऐसा हुआ करेगा कि एक नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव एक पॉजिटिव आ जाएगी, और जो फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं एक्स्ट्रापोलेशन का, उसमें अगर दो नेट प्रेजेंट वैल्यूज ऐसी हो ना, एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो,
तो हमारा आंसर ज़्यादा एक्यूरेट आता है। ठीक है जी। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने दो रेट्स लगाए डिफरेंट, उन दोनों रेट्स पे हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यूज़ भी आ गई। अब हमारे पास IRR की कैलकुलेशन करना इससे आसान है। IRR इज इक्वल टू, पेन का कलर और कर लेते हैं, IRR नज़र आ रहा है, ये कम नज़र आ रहा है, अच्छा नहीं आ रहा नज़र। सर ये 10 से ज़्यादा भी ले सकते थे अगर नेगेटिव आए। अगर नेगेटिव आए तो दूसरा रेट कम कर देना आपने, 15 भी ले सकते थे, आपकी मर्जी है। नहीं मेरा क्वेश्चन ये है, आपने कहा कि नेगेटिव आए ना तो 10 से नेगेटिव आए तो कम होता है ना, और कम कर देना रेट। नहीं आप जो मर्जी लीजिए, कोई भी मर्जी ले सकते, पॉजिटिव में भी ले सकते, मतलब 10 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। 10 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, आंसर उतना एक्यूरेट नहीं आएगा। यही बात मैं कह रहा था कि आप कोई से दो अपनी मर्जी के रेट ले सकते हैं, लेकिन उससे हर किसी का आंसर मैच नहीं करता, और ज़्यादा एक्यूरेट आंसर तब आता है जब आप ये वाला रूल फॉलो करते हैं जो मैंने बनाया हुआ है कि 10% ले लें पहला रेट, फिर दूसरा रेट आप 10% के आंसर पे डिपेंड करेगा। 10% का आंसर अगर पॉजिटिव आया तो दूसरा रेट में 5% ऐड कर दें, 10% का आंसर अगर नेगेटिव आया तो दूसरा रेट 10% में 5% माइनस कर दें, तो 5% पे आ जाएगा। इस तरह से याद कर लें इसको। अच्छा जी, अब हमारा जो है ये आंसर बना जनाबे वाला, IRR इज इक्वल टू A% नेट प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट A डिवाइडेड बाय नेट प्रेजेंट वैल्यू एट A माइनस नेट प्रेजेंट वैल्यू एट B मल्टीप्लाई बाई B% माइनस A%। ठीक है जी, यही फार्मूला था, चेक कर लेते हैं, यही था, गलत तो नहीं लिख दिया। ये देखिए, A% प्लस नेट प्रेजेंट वैल्यू एट A डिवाइडेड बाय नेट प्रेजेंट वैल्यू एट A माइनस नेट प्रेजेंट वैल्यू एट B मल्टीप्लाई बाय B माइनस A%। ठीक है जी, अब हमारे पास ये दोनों अमाउंट्स आ गई हैं, इनका हमने बस फार्मूला में एंट्री करनी है। पहले हमारा A% कितना है, जो पहला रेट है वो 10% है, प्लस A के ऊपर हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, -754। ठीक है जी, फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू एट A है -754 माइनस 8648, और B माइनस A% है 15% माइनस 10%। ठीक है जी, तो ये आपका होगा जी 10% ऑफ 754 माइनस का, ये -754 माइनस 8648 ये हो गया। इसको पहले मल्टीप्लाई करना है 5% के साथ और फिर 10% में ऐड करना है। क्या आंसर आता है जी? 0.104। 0.104, अब इसको 10 में ऐड करना है। 0.104, हाँ इसको 10 में ऐड करें, 10% 10% ये इधर 10%, यानी कि 0.1 में ऐड कर दें, 0.204 नहीं 0.095 ऐड करना है, जी ऐड ही किया सर, पहले वाले आंसर को 10% में ऐड 0.09 माइनस में आंसर आ रहा था आपका। नहीं, मेरा पॉजिटिव आ रहा है 0.2। नहीं, इस फैक्टर का ज़रा आंसर मुझे बताएं क्या आता है। 754 डिवाइडेड बाय -754 माइनस 8648, -754 डिवाइडेड बाय 754 माइनस 8648, 0.08। ठीक हो गया जी। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 0.05 के साथ, तो 0.004 आएगा। इसको आपने ऐड करना है 0.1 में, तो 10.4 यानी कि 0.1040 आ गया। ये आता है जी 10.40। अब इधर देखो ज़रा, इस बिजनेस का IRR निकला है 10.40%। इस बिजनेस का IRR कितना निकला है? 10.40%। अगर तो इस IRR से ज़्यादा बैंक हमें फ़ायदा दे रहा होगा तो हम बैंक के पास चले जाएंगे, क्योंकि इस बिज़नेस की जो अपनी टोटल औकात है वो 10.40% है। इस बिज़नेस में जो हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं, इसमें से जो हमें रिटर्न मिलता है वो 10.40% है। हमने कैसे निकाला? हमने एक एस्टिमेशन का फार्मूला लगाया जिसको IRR एस्टिमेशन या IRR एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं।
हम लोगों ने 2 रेट्स के ऊपर इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट की और फिर उसके बाद हमने उस नेट प्रेजेंट वैल्यूज़ की बेसिस के ऊपर हमने IRR को एस्टिमेट करने की कोशिश की। ठीक है, तो IRR बेसिकली क्या होता है, इसकी और भी डेफिनेशन आपने ज़रूर पढ़ी होगी। IRR वो रेट होता है जो बिजनेस की नेट प्रेजेंट वैल्यू को 0 के इक्वल कर देता है। ठीक है, वो उसकी एक प्रॉपर्टी है, लेकिन वो उसका कॉन्सेप्ट नहीं है। IRR का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर हम बिजनेस को भी एक बैंक के तौर पे कंसिडर करें तो ये बैंक हमें कितना % इंटरेस्ट देता है, क्योंकि इससे जो कुछ हमें मिल रहा है अगर हम उसको इंटरेस्ट की तरह से लें, क्योंकि हमने कंपैरिजन करना है ना। हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट है कि हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर लें, और हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम बैंक में जमा करा दें। अच्छा, अब देखो हमारे बिजनेस का IRR कितना निकला है, 10.40%। और इस वक्त जब हमारे बिजनेस का IRR 10.40% निकला है, अगर हम बैंक वालों से जाके पूछें और बैंक कहे कि मैं आपको 14% इंटरेस्ट दूंगा, तो हम किधर जाएंगे, बैंक की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि बैंक हमें ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है। दूसरी इसकी रीजन, बैंक अगर हमें ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा होगा और हमारे बिजनेस का IRR कम होगा तो हमारे बिजनेस की नेट प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 14% जो है वो नेगेटिव होगी। यही नहीं हुआ अभी, देखो जरा वो जो सवाल अभी हमने किया है, बिल्कुल सेम कैश फ्लोज थे। बैंक हमें 14% रेट दे रहा था। जब हमने 14% के ऊपर नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट की तो माइनस नहीं आई, 7159। तो ये क्यों आया? ये इसलिए आया कि बैंक हमें ज़्यादा बेनिफिट दे रहा था और हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में ये कहा था कि हम बैंक से ज़्यादा पैसे कमा सकते थे इस बिज़नेस की बजाय। तो हम बैंक में नहीं गए, हम इस बिज़नेस में आ गए। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए उस रेट पे जो बैंक हमें दे रहा है, हम अपने बिजनेस की वैल्यूएशन कर रहे हैं बैंक वाले रेट पे, उसके साथ कंपेयर करने के लिए। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू में हम अपने बिजनेस की वैल्यूएशन करते हैं बैंक वाले रेट पे, और अगर आंसर नेगेटिव आ जाए तो हम कहेंगे यार बैंक से तो मुकाबला ही नहीं कर पा रहा हमारा बिजनेस। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर एक बिजनेस की नेट प्रेजेंट वैल्यू माइनस हो, जैसे इस बिजनेस की नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने की है तो वो माइनस निकली है। अगर एक बिजनेस की नेट प्रेजेंट वैल्यू माइनस हो तो मेरा IRR जो होगा, मेरा IRR जो इस बिजनेस का होगा वो बैंक से छोटा होगा कि बड़ा होगा? जैसे इस सिनेरियो में है, बिजनेस की नेट प्रेजेंट वैल्यू माइनस में है। ये ग्रीन वाले बिजनेस की हमने IRR निकाली है ना, उसकी नहीं निकाली, पर्पल वाले की नहीं निकाली। हमने सिर्फ इस बिजनेस की IRR निकाली है जो 10.4% समथिंग बनी है। ठीक हो गया जी? इसकी IRR निकाली तो वो 14% से कम बनी, क्योंकि इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो थी वो कम थी। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू और IRR जो है इन दोनों का भी आपस में एक रिलेशन होता है। तो हम अगर अब IRR के कॉन्सेप्ट को पढ़ें तो हमें इसमें अंदाजा होगा कि IRR क्या होता है। पढ़े जरा, इफ द बिजनेस इज ए बैंक व्हाट विल बी इट्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर बिजनेस को भी एक बैंक के तौर पे ट्रीट किया जाए तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? द रेट कैन बी वर्कड बैक फ्रॉम कैश फ्लोज। वो इसके कैश फ्लो से निकलेगा। जैसे हमने IRR निकाला है अभी, हमने उसके कैश फ्लोज को पकड़ा, 2 डिफरेंट डेट्स के ऊपर उसकी NPV कैलकुलेट की, उसके ऊपर एक्सट्रापोलेशन का फार्मूला लगाया और IRR फाइंड आउट कर लिए। सच ए रेट इज कॉल्ड IRR विच इज कॉल्ड इंटरनल रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड। ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, लेकिन मैंने इसको जानबूझ के इंटरेस्ट लिखा हुआ है क्योंकि ये भी बेसिकली एक इंटरेस्ट की तरह ही काम करता है कि एक बिजनेस जो है वो हमें कितना रिटर्न दे रहा है। इसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में ROI कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये आप अकाउंटिंग में पढ़ेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम लोग कह रहे हैं कि IRR जो है ये वो कॉन्सेप्ट होता है कि बिजनेस को भी अगर हम एक इंटरेस्ट की, अगर हम एक बैंक की तरह कंसिडर करें तो वो बैंक हमें कितना प्रॉफिट दे रहा होगा। दिस इज व्हाट वी कॉल IRR। IRR की कैलकुलेशन जो है ये कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है, डिफिकल्ट होती है, इवन आपको फाइनल लेवल में भी नहीं कराई जाती क्योंकि इसमें स्टैटिस्टिकल मेथड्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो कैलकुलेट करना इसको मुश्किल होता है, लेकिन इसको एस्टिमेट किया जा सकता है। इट कैन बी एस्टिमेटेड, और एस्टिमेशन के लिए ये फार्मूला है जी, और उसमें कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। आप चाहें तो अपनी मर्जी के 2 रेट ले लें। आप कहें जी मुझे 12 और 18 बहुत ही पसंद है, आप एक रेट 12 ले लें, एक 18 ले लें, मुझे कोई इतराज़ नहीं, आपका आंसर भी ठीक कंसिडर किया जाएगा। लेकिन सारे बच्चों का आंसर मैच करने के लिए और मैथमेटिकली ज़्यादा एक्यूरेट आंसर कैलकुलेट करने के लिए ये वाली मेथडोलॉजी आप इस्तेमाल कर लें, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अपनी मर्जी की कोई और मेथडोलॉजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप 30 और 40 का रेट भी ले सकते हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन इट हैज़ बीन थ्योरेटिकली प्रूव्ड कि इतने बड़े रेट लेने से आपका आंसर ज़्यादा एक्यूरेट नहीं आता।
ठीक है, तो इसलिए हमने ये कहा कि पहला रेट आप 10% ले लें, पहला 10%, अगर 10% से नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आए तो दूसरे में 5 और ऐड कर दें तो 15% बन जाएगा, और अगर पहली वाली से आंसर आपका नेगेटिव आ रहा है तो 5 और कम कर दें। अच्छा, एक और चीज़ देखें ज़रा, एक पैटर्न ज़रा निकालने की कोशिश करें। देखें, हमने जब रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा 10% तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई, और अगर आपने रेट कम कर दिया, जब आपने रेट कम कर दिया तो नेट प्रेजेंट वैल्यू बढ़ गई, नेट प्रेजेंट वैल्यू बढ़ गई। तो यहां से हमें यह पता चलेगा कि नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरेस्ट रेट में इनवर्स रिलेशन होता है। अगर हम रेट बढ़ाएंगे तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाएगी, अगर हम रेट कम करेंगे तो नेट प्रेजेंट वैल्यू बढ़ जाएगी। ये याद रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। फर्ज करें कि वो आपको कहता है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 10% इज इक्वल टू 1 लाख रुपए। एक बिजनेस है, उसके कैश फ्लोज हैं, कैश फ्लो से आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाली है 1 लाख। चलो 1 लाख आपको बहुत इजी फिगर लग रही है, हम कहते हैं उसकी 7,572 रुपये इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू, 7,572 रुपये उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू है। ये उसने आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर वो कहता है कि व्हाट विल बी द नेट प्रेजेंट वैल्यू, व्हाट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू इफ रेट इज 15%, कम हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शंस हैं मोर देन 7572, बी लेस देन 7572, सी देयर विल बी नो चेंज, ठीक है जी। तो हम ये कहेंगे कि जनाब जब रेट बढ़ता है, रेट बढ़ के 15% हो गया तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाएगी, हमारी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो लेस देन 7572 होगी। तो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू या किसी भी दो चीज़ों का आपस में रिलेशन फाइंड आउट करने के का ये एक बड़ा ज़बरदस्त MCQ है, जिसमें हम ये चेक कर सकते हैं कि आपको पता भी है या नहीं। तो जब आप नेट प्रेजेंट वैल्यू आप रेट चेंज करते हैं तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का आपस में ये रिलेशन निकलता है। वापस आते हैं जी, हम अपने IRR की एस्टिमेशन के अंदर जो फाइनल जो चीज़ है डिस्कस करने वाली वो ये है कि फार्मूला लगा दिया, आपके पास आंसर आ गया। अब फिजिबिलिटी रूल, अगर हम एक बिजनेस यूज़ कर रहे हैं तो एक बिजनेस के अंदर वो बिजनेस जिसका IRR बैंक के रेट से बड़ा होगा, IRR इज ग्रेटर देन बैंक रेट, तो वो प्रोजेक्ट बेटर है। अगर IRR बैंक रेट से छोटा होगा तो फिर बैंक ज़्यादा बेहतर है, और अगर दोनों इक्वल होंगे तो फिर हम कहेंगे कि वी आर इनडिफरेंट, वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई। दोनों इक्वल होंगे, अगर दोनों इक्वल होंगे, अगर बैंक का रेट भी 14% है और IRR भी 14% निकलता है, तो फिर वी विल से कि हम अब इस टेक्निक की बेसिस के ऊपर किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पाएंगे, हमें कुछ और टेक्निक्स लगानी होंगी। ये टेक्निक इस तरह के सिनेरियो में जहाँ पे IRR और बैंक रेट बराबर है, वहाँ पे वही हमें कुछ गाइड नहीं कर सकती। और कंपैरिजन रूल ये है कि जिसका IRR हायर होगा वो ज़्यादा बेहतर होगा बिजनेस, ठीक है जी। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू में भी यही था कि जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू बेहतर होगी वो ज़्यादा बेहतर बिजनेस होगा। तो जनाब ये है हमारे पास IRR का कॉन्सेप्ट कि बेसिकली जब बिजनेस को भी एक बैंक के तौर पे ट्रीट किया जाए तो वो बैंक हमें कितने % इंटरेस्ट देता है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें उस बिजनेस के कैश फ्लोज चाहिए। उस कैश फ्लोज की बेसिस पे हम IRR फाइंड आउट करेंगे। IRR का फार्मूला आपको बताया है, उसकी कैलकुलेशंस बताई हैं, और जो बाकी चीज़ें हैं वो आपको इसके साथ साथ हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये वाला सवाल हमने कर लिया है, ये एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये हम करते हैं। बाकी सिलेक्टेड क्वेश्चन तो कल हम करेंगे। पाकिस्तान बैंक लिमिटेड इन कंसिडरिंग द टू अल्टरनेटिव्स। अच्छा, ये भी IRR की एक एप्लीकेशन हो सकती है जिसमें बिजनेस नहीं है बल्कि एक कॉन्सेप्ट है, एक एक्सपेंस है जिसको कंपैरिजन करना है। तो हम क्योंकि हर सवाल दूसरे से डिफरेंट करते हैं ताकि आप लोग जो है वो आपको हर तरह से ये जो सवाल का कॉन्सेप्ट जो हो रहा है इसको समझ आ जाए आपको कि वो कैसे करते हैं। तो हम इसलिए ये एक डिफरेंट सवाल है पाकिस्तान बैंक लिमिटेड का। पाकिस्तान बैंक लिमिटेड इज कंसिडरिंग द टू अल्टरनेटिव्स, ईदर टू इंस्टॉल एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर फॉर ₹900,000, 9 लाख रुपए आज ही खर्च कर दें, और हायर इट से क्या मुराद है, इसको रेंट पे ले लें फॉर ₹30,000 पर मंथ, 30,000 पर मंथ के ऊपर इसकी पेमेंट करनी होगी। द मनी इज वर्थ 12% कंपाउंड मंथली कंपाउंडिंग होगी
एंड द लाइफ ऑफ द कंप्यूटर इज 5 ईयर, 5 साल तक कंप्यूटर चलेगा। व्हेन इट्स साल्वेज वैल्यू विल बी ₹200,000, जब वो 2 लाख रुपए का बिक जाएगा। इट इज एस्टिमेटेड दैट इफ द बैंक डिसाइड टू परचेज, ये बैंक की ही बात हो रही है क्योंकि बैंक जो है ये बिजनेस है, इसकी हम बात कर रहे हैं। अगर बैंक जो है वो परचेज करने के बारे में सोचेगा, इट विल हैव टू एंटर इनटू अ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ₹10,000 पर मंथ। व्हाट शुड बी द बैंक डू? बैंक को एक कंप्यूटर चाहिए, बैंक को एक कंप्यूटर चाहिए, उस कंप्यूटर की उसके पास 2 ऑप्शन हैं। या तो वो परचेज कर ले, जब वो परचेज करेगा तो आज उसको कुछ पे करना पड़ेगा, आज उसको पे करने पड़ेंगे 9 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद हर मंथ 1 से लेकर 5वें साल तक एवरी मंथ उसको मेंटेनेंस पे करनी पड़ेगी, विच इज 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ भी पे करना पड़ेगा, ठीक हो गया जी। और एंड पे खैर बहरहाल उसको कुछ इनफ्लो होगा, वो इनफ्लो इसका कितना है कि अगर कंप्यूटर उसके पास होगा तो वो 2 लाख रुपए का ये एसेट जो है ये सेल कर सकता है। तो आज का 9 लाख भी आउटफ्लो है, और इसके बाद अगले 5 सालों तक पर मंथ की जो इसकी पेमेंट है मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट की, वो भी आउटफ्लो है, और सिर्फ एक इनफ्लो है, ठीक हो गया। एक तो ये ऑप्शन है इसके पास। दूसरी ऑप्शन ये है कि सिंपल ये काम करे कि किसी से रेंट पे ले ले, वो रेंट पे आपको एक कंप्यूटर दे देंगे, और उसका जो रेंटल है वो है जनाब 30,000 पर मंथ। फिर कुछ नहीं करना, और फिर और कोई खर्चा नहीं है, ना परचेज करना है ना बेचना है। बिकते वक्त वो 2 लाख का बिकता है, 2 लाख का बिले, 5 लाख का बिकता है, 5 लाख का बिके, हमें क्या, हमारा तो नहीं। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ये दोनों हमारी खर्चे की ऑप्शंस हैं। तो इनमें से हम वो प्रोजेक्ट चूज करेंगे जिसका नेट प्रेजेंट वैल्यू खर्चों की कम है, ठीक है, जिसमें हमें कम कैश फ्लो पे करना पड़ता है। दिखने में तो इसमें 9 लाख भी देना पड़ेगा, 10,000 का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी है, 2 लाख रुपए एंड पे आ जाएंगे। ये गेम जो है ये ज़्यादा लग रही है, 30,000 पर मंथ हमें ईजी लग रहा है। लेकिन चेक करते हैं दोनों प्रोजेक्ट्स की इवैल्यूएशन करके, देखते हैं कि इन दोनों प्रोजेक्ट में से कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो हमें ज़्यादा हैवी नेट प्रेजेंट वैल्यू चार्ज करेगा। तो 1 बाय 1 चलते हैं जी। प्रोजेक्ट ए, तो प्रोजेक्ट तो सेम है, ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या है? परचेज करना। अब जरा देखिएगा, ईयर, अमाउंट और नेट प्रेजेंट वैल्यू। ईयर है 0, 0 पे हम इसे परचेज करेंगे, कितने का परचेज करेंगे? 9 लाख का। तो 9 लाख की हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगी कैश आउटफ्लो। ईयर 1 से लेकर ईयर 5 तक हम लोग मंथली पेमेंट कर रहे हैं। कितनी पेमेंट कर रहे हैं? कैपिटल आर कितने? 10,000। एन हमारा 12 है। रेट हमारा कितना है उसने बताया? 12%। एन कंपाउंडिंग को कहते हैं ना, वो टाइम है 5, टाइम 5 ईयर्स। एन कंपाउंडिंग को मैं कहता हूँ टाइम 5 है, टाइम 5 ईयर्स है। और ये हमारी एन्युटी कौन सी है? एन्युटी ऑर्डिनरी, क्योंकि उसने नहीं बताया कि ये एन्युटी ड्यू है। तो ज़रा इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें ज़रा। हम लोग कहेंगे कैपिटल आर 10,000 इंटू 1 माइनस व्हाट इज़ द रेट 0.12 डिवाइडेड बाई 12 रेज टू पावर 5 सालों के लिए माइनस का 5 होगा, मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाय 0.12 डिवाइडेड बाई 12। तो 0.12 डिवाइडेड बाई 12 को 0.01 लिख लेते हैं, 0.01। तो कितना बनता है जी? 10,000 की 60 पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू। $449,550। ये सारे कैश आउटफ्लो हैं, माइनस में लिखे जाएंगे। और 5वें साल के एंड पे 2 लाख रुपए का कैश इनफ्लो भी है। ये सिंगल पेमेंट है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस सिंगल पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करती है? इसके आपने 1 प्लस 0.12 डिवाइडेड बाई 12 रेज टू पावर 5 बाई 12 माइनस 5 बाई 12। तो प्रेजेंट वैल्यू में आपने सिंपल इस एक अमाउंट को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगा देना है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले से इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकल आई। इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी बनी जनाब? इसका फार्मूला क्या भला?
S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर T। तो P जब आपको चाहिए तो S ओवर 1 प्लस आर रेज टू पावर T, ये इस तरह से करके ये फार्मूला आ गया जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ 110। अब ये हमारा कैश इनफ्लो होगा फ्यूचर में जो हमें मिलेगा। तो इस बिजनेस से, इस ऑप्शन से हमें जो टोटल कैश आउटफ्लो होगा, इस बिजनेस, इस प्रोजेक्ट से हमें जो टोटल खर्चा लगेगा, ये प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि एक एक्सपेंस है, इससे हमें टोटल खर्चा कितना लगेगा? 9 लाख, 4,49,550 ये दोनों कैश आउटफ्लोज हैं, 1,10,089 ये हमें कैश इनफ्लो मिलेगा। तो टोटल नेट प्रेजेंट वैल्यू इस खर्चे की कितनी बन रही है? 12,39,461। ठीक है जी, ये इसका कैश फ्लो जो है ये बन जाएगा। ठीक हो गया, ये है हमारा प्रोजेक्ट कि अगर हम लोग इसको परचेज कर लें। अच्छा, अगली बात, अगर हम इसको हायर कर लें तो हायर के केस में तो सिंपल है, 30,000 पर मंथ आपने देना है, आपका जो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है वो 12 है, आपका जो रेट है वो 12% है, टाइम जो है वो 5 ईयर्स है, और एन्युटी जो है वो ऑर्डिनरी है। ज़रा बताइए कि इसकी टोटल जो प्रेजेंट वैल्यू होगी 1 से लेकर ईयर 5 तक की पेमेंट कितनी होगी? ईयर 1 टू ईयर 5 टोटल पेमेंट कंपाउंड, ये एन्युटी का फार्मूला लगेगा, एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू का 1348651। तो ये आपका कैश आउटफ्लो है। जब हम इसको कंपेयर करने लगेंगे तो हमें पता चलेगा कि इनमें से किसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू हायर है। दोनों माइनस में, हायर नेट प्रेजेंट वैल्यू किसकी है? या इन अदर वर्ड्स 12,39,000 रुपया हमारा इस ऑप्शन में लगेगा, 13,48,000 रुपया हमारा उस ऑप्शन में लगेगा। तो हम वो ऑप्शन चूज करेंगे जिस पे खर्चा हमारा कम है। तो वो कौन सी ऑप्शन है कि हम परचेज करेंगे, मशीन लगाएंगे, खुद इस्तेमाल करेंगे, 10,000 का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद हम लोग इसको 5 साल के बाद बेच देंगे। तो हमारे पास जो टोटल खर्चा इसका जो लगा है उसकी आज की नेट प्रेजेंट वैल्यू 12,39,461 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने नेट प्रेजेंट वैल्यूज को कंपेयर किया। हायर नेट प्रेजेंट वैल्यू हमें ज़्यादा बेनिफिट देती है, तो जिसकी हायर नेट प्रेजेंट वैल्यू हायर थी हम वो ऑप्शन चूज कर लेंगे, हम कंप्यूटर को परचेज करेंगे। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक का हमने ये सवाल देखा है। अच्छा जी, चलें ये सवाल जो है ये हम इंशाल्लाह कल करेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग वो वाली जो नेट प्रेजेंट वैल्यू की जो IRR की जो प्रॉपर्टी है कि IRR जो है वो एक बिजनेस के नेट प्रेजेंट वैल्यूज़ को जीरो के इक्वल कर देता है। एक तो हम उस प्रॉपर्टी को भी डिस्कस करेंगे, फिर हम वो सवाल भी करेंगे, कुछ और सवाल भी जो रहते हैं। तो कल इंशाल्लाह हम लोग फाइनेंस का आखिरी लेक्चर करेंगे और जो भी उसके सवाल होंगे वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू। ये स्लाइड्स वैसे मैंने शेयर की है ग्रुप में कि नहीं की? ये नहीं लिखा हुआ। अच्छा, ये फिर हम ऐसे करेंगे कि ये मैं ना जब कल का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा ना फिर शेयर कर दूंगा। ठीक है, यानी कि जब स्लाइड सारी कंप्लीट हो जाएंगी मैं वहीं से उसको प्रिंट करके आप लोगों को शेयर कर दूंगा। तो बस कल तक का इंतजार करें।